अब इसमें भी राज है। देखो, राज का राज और राज का एक और राज। इतना तो तुम लोग राज पिक्चर नहीं देखे होगे जितना यहां पर राज निकल रहा है है ना। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ गए सब? हाँ, नेटवर्क के कारण है, और मेरा थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गया था ना, इसलिए आप लोग का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। बट आएगा, अब कंटिन्यू आएगा। ठीक, 12वीं का डलाता है क्योंकि 12वीं इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, इसलिए 11वीं कब आएगा कंटिन्यू। अब समझो, पिछला हम लोग क्या देखे थे? त्रुटि वगैरह के बारे में देखे थे ना। त्रुटि का गणना किए थे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष मध्यमान, हाँ, प्रतिशत अगर ज्ञात किए थे ना। आज उसी को आगे देखेंगे। त्रुटियों का संयोजन देखो, हमारे पास चार है, जोड़ गुणा जोड़ घटाओ गुणा भाग, चार हम लोग का है। हम लोग उसमें से दो देखेंगे क्योंकि दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो त्रुटियों का संयोजन देखो, अगला हेडिंग। त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन में हमारे पास चार ठो है। एक जोड़ है, एक घटाव है, एक गुणा है, और एक क्या है? भाग है। तो हम लोग जोड़ और घटाव दो ही चीज़ देखेंगे, गुणा भाग को हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, न उतना डीप पूछता भी नहीं है पेपर में। अब देखो, जोड़ के लिए देखते हैं। पहला जोड़ के लिए समझते जाना। मान लो ए और बी कोई भौतिक राशि है ना। मान लो ए और बी दो भौतिक राशि हैं। दो क्या है? भौतिक राशि हैं। अच्छा, मान लो ए को मापने के बाद इसका मापित मान प्राप्त होता है ए प्लस माइनस डेल ए, और बी को मापने के बाद इसका जो मान प्राप्त होता है वो होता है बी प्लस डेल बी प्लस माइनस। ठीक, जहां ए और बी हम लोग का क्या है? निरपेक्ष त्रुटि है। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? नहीं समझ आया? देखो, मान लो ए और बी हम लोग का कोई भौतिक राशि है, दो ठो है ना। कोई भी हम लोग दो भौतिक राशि ले लिए, तो ए को जब मापे हम लोग, ए को मापे तो ए का जो मान था वो आया ए प्लस डेल ए, और बी को जब मापते हैं, कुछ भी चीज़ से मापे तो मापते हैं तो बी का मान आता है बी प्लस माइनस डेल बी। अर्थात माना ए, डेल ए और डेल बी जहां हम लोग का क्या है? निरपेक्ष त्रुटि है, मतलब कुछ भी नापे होंगे तो उसमें त्रुटि निकला होगा। तो जो त्रुटियों का संयोजन है जोड़ में, वो कैसे होगा उसको देखो। तब हम लोग निकालेंगे z बराबर a प्लस बी, मतलब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का मापित मान को। ये हम लोग का क्या है? मापित मान है, याद रखना, ये हम लोग का मापित मान है। अब देखो, a प्लस बी करेंगे, a का मान कितना आया है? a प्लस डेल ए प्लस माइनस, और प्लस का प्लस b का कितना आया है? तो यह है b प्लस माइनस डेल बी। क्लियर है इतना चीज? अब देखो, ये दोनों एक साइड आ जाएगा, मतलब a प्लस बी प्लस प्लस माइनस हो जाएगा डेल ए प्लस डेल बी। जहां ये जो कहलाता है, यही त्रुटियों का क्या है? संयोजन है, मतलब दोनों त्रुटियां आपस में क्या हो रही हैं? जुड़ रही हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग का हल होता है। फिर उसके बाद इसको आगे हल करना है हम लोग को। समझे इसको? हाँ, सबको समझ आ गया ना? ठीक, तो यही है हम लोग का ए प्लस बी। देखो, ये हम लोग का अलग हो गया, ये जो मान था ये हम लोग का अलग जुड़ा। प्लस माइनस देखो, दोनों का प्लस माइनस यहां आ गया, और डेल ए प्लस डेल बी ये आ गया। अब इसे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देख लो, एक एग्जाम्पल, उदाहरण। उदाहरण देख लो। माना दो प्रतिरोध, माना दो प्रतिरोध R1, एक ले लेते हैं R1 जिसमें हम लोग का है 100 प्लस माइनस 5 ओम, व दूसरा प्रतिरोध R2 हम लोग ले लेते हैं 100 प्लस माइनस 7 ओम या 3 ओम ले लेते हैं, है ना। इतना है जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, या परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।
ठीक। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को जोड़ देंगे। जैसे देखो, हम लोग को दिया है, देखते जाओ ना, दिया है R1 बराबर 100 प्लस माइनस 5 ओम और R2 हम लोग को दिया है 100 प्लस माइनस 3 ओम, ये ओम है ना। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस 5 और ये प्लस हो जाएगा 100 प्लस माइनस 3 होगा। अब समझो, हम लोग पढ़े हैं संख्या संख्या एक साइड आ जाएगा, मतलब जो उसका वास्तविक है। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100 और फिर प्लस माइनस बाहर में, जैसे यहाँ पर हुआ था प्लस माइनस बाहर में। और देखो, इसका त्रुटि और इसका त्रुटि दोनों जुड़ गया था, तो वैसे ही इसका त्रुटि ये और इसका त्रुटि ये। प्लस माइनस के बाद जो रहता है वो त्रुटि रहता है, सीधा याद रखना। तो प्लस माइनस के बाद इसका त्रुटि है हम लोग का 5 और प्लस माइनस के बाद इसका त्रुटि है 3। तो ये हो जाएगा 100 और 100 कितना हो जाएगा, 200। अब प्लस माइनस 5 और 3 कितना, 8 ओम। ये आ रहा है हम लोग का। ठीक। तो ये होता है हम लोग का क्या, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। समझे? बस ऐसे ही हल करना है हम लोग को, ज़्यादा कठिन नहीं है। हम लोग का जो संख्या है, मतलब वास्तविक मान टाइप का जो है, उसको हम लोग को अलग कर देना है और प्लस माइनस के बाद जो त्रुटि रहता है उसको जोड़ के लिख देना है। मतलब पूरे परिपथ में इतने के त्रुटि हो रहे हैं, 8 की निरपेक्ष त्रुटि। क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग फिर चलते हैं घटाव में। नोट करिए, चलिए इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करिए। हो गया ना ये? चलिए अब जोड़ के बाद हम लोग देखते हैं घटाव में। प्रोसेस हम लोग का सेम रहेगा। हम लोग देखते हैं घटाव में, तो सेम रहेगा। माना ए बी दो भौतिक राशि है, जिसमें ए का मापित मान हम लोग का ए प्लस डेल ए और बी का मापित मान क्या है हम लोग का, बी प्लस डेल बी है। जहां डेल ए और डेल बी क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है, और यह सिस्टम हम लोग का क्या है, मापित मान है। सब माप के निकाल रहे हैं। तो देखो, हम लोग को जेड जो मिलेगा वो होगा ए माइनस बी घटाव में। ए का मान रख दो कितना, मापित मान ए प्लस डेल ए प्लस माइनस, माइनस बी का मान हम लोग रख देते हैं बी प्लस माइनस डेल बी। अब हम लोग का क्या होगा समझो, ए माइनस बी अलग कर देंगे, जैसे पहले ए प्लस बी किए थे। प्लस माइनस इसका निकाल दो बाहर, और ये डेल ए और डेल बी, और यहाँ माइनस रहेगा क्या, माइनस नहीं रहेगा बच्चों, ई रहेगा प्लस। अब कहोगे सर प्लस क्यों रहेगा, जब वहाँ पर प्लस था तो प्लस था, यहाँ पर माइनस है, घटाव कर रहे हैं तो माइनस होना चाहिए। तो अरे बच्चा लोगों, हमेशा गलतियाँ जुड़ती है, याद रखना। ऐसा थोड़ी है कि एक गलती किए फिर दूसरा गलती माफ हो जाएगा, नहीं होता ना। गलती गलती क्या लाता है, गलती हमारा जुड़ता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग का गलती क्या होगा, जुड़ेगा। एक गलती करे के बाद और गलती करिए तो तुम मतलब छोड़ी, कोई नहीं छोड़े। तो बस वही है, ये हमारा गलती क्या होगा, जुड़ेगा उस कंडीशन में। ठीक। तो इसलिए हम लोग का डेल ए प्लस क्या होगा, डेल बी। ये माइनस में होगा, भले ही वास्तविक मान माइनस में होगा, लेकिन ये जो हमारा गलती है, इसमें गलती हो रहा है, उसमें गलती हो रहा है, दोनों गलती तो काउंट होगा ना। गलती हमारा हमेशा काउंट होता है, चाहे छोटा गलती करो या बड़ा गलती, तो उस कंडीशन में जुड़ेगा। समझे? अब तो ये होता है हम लोग का सूत्र। अब चलो इसी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तुम्हारे लिए, सस्ता सरल सुंदर और टिकाऊ। चलो देख लेते हैं। माना काहे करोगे, हम तो पहले पता है। मान लो पानी का प्रारंभिक ताप, जो शुरुआती ताप था, है ना, वो ताप था हम लोग का 10 प्लस माइनस, या ऐसे कर सकते हैं 10.3 प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये था हम लोग का पानी का क्या, प्रारंभिक ताप। कुछ समय बाद है, तथा टी समय बाद उसका जो ताप था वो बढ़कर
उसका जो ताप था, टेम्परेचर था, वो बढ़ के कितना हो गया, मान लो उसका टेम्परेचर बढ़ के हो गया हम लोग का 8 या ज़्यादा ले लें, बढ़ तो रहा है ना, इसको लेते हैं 12.1, है ना, प्लस माइनस 3 डिग्री, या 3 कर लो या 8 कर लो, चलो 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो ताप में वृद्धि की गणना कीजिए, ताप में वृद्धि की गणना कीजिए। क्लियर है इतना चीज? अब ताप में वृद्धि का गणना करेंगे हम लोग, कैसे कैसे गणना कर रहे हैं देखो। T1 T2 मान ले सकते हो, या θ1 θ2 ले सकते हो, तुम लोग जो भी लो। यहाँ T समय है तो θ1 ले लेते हैं। माना हम लोग का ताप है हम लोग का θ1 बराबर 10.3 प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और θ2 हम लोग का है 12.1 प्लस माइनस 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है, हम लोग का ताप है। तो ताप में अंतर या ताप में वृद्धि निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ज़्यादा से कम घटाओगे तब तो ताप में वृद्धि का पता चलेगा। तो हम लोग थीटा बराबर मानते हैं θ2 माइनस कितना करते हैं θ1, जो ताप लास्ट में बढ़ गया उससे जो प्रारंभिक ताप था उसको हम लोग घटा देंगे। क्लियर है इतना चीज़? तो घटा दो, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या क्या होगा देखो, ये हो जाएगा 12.1 प्लस माइनस 8 माइनस 10.3 प्लस माइनस 5। अब घटा दो, तो संख्या संख्या एक साइड, तो 12.1 माइनस 10.3 प्लस माइनस 8 धन कितना हो जाएगा 5। तो समझो प्लस माइनस 8 में 5 के बाद कितना हो गया, 8 5 13। अच्छा 12.1 से 10.3 जोड़ो, घटाओगे तो कितना बचेगा, आता है घटाने? अरे जोजवी लोग, 12.1 और 10.3 घटाना तो है। यहां से सिंपल हासिल ले लो, तो एक हासिल लोगे तो हो गया 11, 11 में से 3 गया तो कितना 8। अब ये हो गया 12 खत्म हो गया, एक बचा है। अब 11 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो 1 दशमलव कितना हो गया 8, तो ये हो गया 1.8। तो हम लोग का कितने का वृद्धि हो रहा है, तो इतने का हो रहा है डिग्री सेंटीग्रेड। 1.8 प्लस माइनस 13 डिग्री सेंटीग्रेड का वृद्धि हो रहा है। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आ गया ना? चलो इसको नोट करो, वो हम लोग का वैसे ही सिंपल सिंपल आएगा, बस 2 ठो है, इसके बाद क्लियर है। नोट करो इसको। ये हो गया। अब हेडिंग डालो सार्थक अंक। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है सार्थक अंक। उसके बाद हम लोग फिर सीधा सरल रेखा में गति पढ़ेंगे। सरल रेखा या समतल में जो भी गति है ना, अगला चैप्टर 3 उसको पढ़ेंगे। हो गया ये चीज। अब हेडिंग डालो सार्थक अंक, है ना, सार्थक अंक पढ़ते हैं हम लोग। सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक क्या है? तो वे अंक जो किसी परिमाप की शुद्धता बताते हैं, ऐसे अंकों को हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? वे अंक जो किसी परिमाप की क्या बताएं, शुद्धता, ठीक, उसको हम लोग कहते हैं सार्थक अंक। अब शुद्धता का कहने का मतलब क्या है समझो, सार्थक अंक पहले मतलब समझो। कभी कभी हम लोग क्या करते थे, कोई भी गणित तो अगर हल करते थे तो आता था 3.9, है ना, तो उसको हम लोग क्या करते थे 4 और लगभग ऐसे लिख देते थे। किसी भी चीज़ का हम लोग गणित अगर बनाते थे छोटे क्लास में या बड़े क्लास में भी देखोगे, गणित वगैरह में 10वीं 12वीं में, तो कभी कभी क्या होता है ऐसे करके आता था तो हम लोग 4 लगभग लेते थे, या 3.4 आता था तो उसको 3.5 लगभग ऐसे करके कुछ ले लेते थे। हम लोग क्या करते थे, उसको राउंड फिगर ऐसे करके लेते थे। एक वर्ड होता है हम लोग का राउंड फिगर ऐसे करके, तो राउंड फिगर ना होकर हम लोग का क्या था, वो सार्थक अंक था। तो उसको हम लोग क्या करते थे, सार्थक अंक के रूप में लेते थे। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आ गया ना? हाँ, तो हम लोग क्या करते थे, उसको सार्थक अंक के रूप में लेते थे। अब आगे समझो, जिसमें सार्थक अंक की संख्या ज्यादा होगी, मान लो किसी चीज को हम माप रहे हैं, तो जिसमें सार्थक अंक जितना ज्यादा होगा वह मान उतना ही शुद्ध हमारे लिए होगा। क्लियर है इतना चीज? समझो क्या है, जैसे मान लो पाई का मान है। देखो हम लोग जनरली पाई का मान कितना जानते हैं, पाई का मान 3.14 जानते हैं, लेकिन क्या वास्तव में पाई का मान इतना होता है? नहीं।
पाई का मान ज़्यादा होता है, पाई का मान होता है 3.1415 ऐसे करके समथिंग जो भी होता है, ये दशमलव के 50 स्थान तक रहता है, दशमलव के 50 स्थान तक शुद्ध रहता है। इसको कहाँ देखोगे मालूम? 9वीं के में है, 9वीं का बुक है आंकड़ों का विश्लेषण, लास्ट चैप्टर, उस लास्ट चैप्टर साइड जाओगे तो पहले या दूसरे प्रश्नावली में है दशमलव के 50 स्थान तक शुद्ध हम लोग का दिया है, उसमें हम लोग को कुछ कुछ बारंबारता वगैरह बनाने के लिए देता है पाई का मान। तो देखना दशमलव के 50 स्थान तक ये मान दिया रहता है, तो पाई का वो क्या है, एक्यूरेट मान है, समझे? तो वही हम लोग का क्या है, वास्तविक, मतलब हम लोग का शुद्ध मान है। तो जिसमें सार्थक अंकों की सबसे ज़्यादा संख्या होगी, सार्थक अंक की संख्या ज़्यादा होगी जिस परिमाप में, वो परिमाप उतना ही शुद्ध होगा। और वे अंक जो किसी परिमाप की शुद्धता बताते हैं उन्हीं अंकों को क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। क्लियर है इतना चीज़? तो परिभाषा मैं लिखवाऊँ? चलिए परिभाषा लिखवाते हैं हम लोग। सार्थक अंक किसको कहते हैं, इसका परिभाषा लिखवाते हैं हम लोग। ठीक, चलिए लिखिए। तो वे अंक जो किसी परिमाप की शुद्धता बताते हैं, वे अंक जो किसी परिमाप की शुद्धता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक अंक। या ऐसे कह सकते हो हम लोग, एक और उसको नाम दे सकते हैं, है ना, एक और परिभाषा दे सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं किसी भौतिक राशि को यथार्थ पूर्वक मापने के लिए, यथार्थ पूर्वक ही है, मतलब कहने का मतलब शुद्धता ही है, हम लोग का शब्द थोड़ा सा हार्ड आ जाता है इसमें, है ना। तो किसी भौतिक राशि को यथार्थ पूर्वक मापने के लिए जिस अंकों का या जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं अंकों को हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। तो उतना हार्ड क्यों पढ़ना, सिंपल भाषा में हम लोग पढ़ते हैं वे अंक जो किसी परिमाप की शुद्धता बताते हैं, या वे अंक जो किसी भौतिक राशि की शुद्धता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? किसी को कोई डाउट या दिक्कत हो तो बताओ। समझ आ गया ना? हाँ, अब इसमें नियम देखो सार्थक अंक का, है ना, नियम क्या क्या होता है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें नियम में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं नियम क्या क्या है। नियम जानेंगे तब तो पता चलेगा सार्थक अंक किसको कहेंगे, क्या क्या है उसको है ना। हाँ चलो नियम देखते हैं हम लोग का। तो देखो सभी अशून्य, पहला नियम समझो, सभी अशून्य अंकों को हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक अंक में गिनते हैं। सभी अशून्य अंक, अशून्य अंक, देखो नियम पहला देखा बता दे रहा हूं, सभी अशून्य अंकों को, सभी अशून्य अंकों को सार्थक अंक, सार्थक अंक में गिना जाता है। सभी अशून्य अंकों को सार्थक अंक में गिना जाता है। जैसे सभी अशून्य अंक समझते हो, नॉन जीरो डिजिट, जिसमें जीरो ना हो, है ना। इसमें अशून्य अंक कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब है नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट कहने का मतलब अशून्य, जिसमें शून्य होना हो। तो सभी अशून्य अंकों को सार्थक अंक में गिना जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, है ना, एग्जाम्पल जैसे मैं संख्या लेता हूं 2, 5, 8, 1, तो इसमें सार्थक अंक कितना होगा, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 4, 1, 2, 3, 4। क्यों? क्योंकि सभी अशून्य अंक है। अशून्य मतलब 1 से लेकर 9 तक, उसको आगे बढ़ा दो, 9 के बाद 10 को छोड़ दो, 11, 12, 13 ऐसे, जिसमें जीरो ना हो, अशून्य अंक बोला है। तो सभी अशून्य अंकों को हम लोग क्या करते हैं, सार्थक अंक में गिनते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज? जैसे हम लोग के पास है 2581 में सार्थक अंक 4 है, और ले लो 3, 5, 2 में सार्थक अंक कितना होगा, हाँ इसमें सार्थक अंक हम लोग का कितना होगा, 3, और 4, 8, 1, 2, 5 इसमें सार्थक अंक कितना होगा, तो इसमें सार्थक अंक होगा कितना, 5। तो सभी अशून्य अंकों को हम लोग किस में गिनते हैं, सार्थक अंक में गिनते हैं। क्लियर है इतना चीज? हाँ, अब दूसरा देखो, अब हम लोग, अच्छा ये तो हम लोग का नॉर्मल नंबर है, अगर हम लोग दशमलव वाला ले तो, दशमलव वाला कहने का मतलब 2.185 ले तो इसमें भी सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी, 4। दशमलव से हमारा कोई लेना देना नहीं है,
हमारा लेना देना किससे है? अशून्य अंकों से। तो अशून्य अंक जो रहेगा उसको सार्थक अंक में गिनेंगे, दशमलव रहे या मत रहे उससे में लेना देना नहीं है। ठीक, समझ गए इतना चीज? समझे इसको? क्लियर है? हाँ। अब देखो, अब इसमें दूसरा नियम देख लो, दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के दशमलव का, यदि किसी संख्या में दशमलव का स्थान को बदल दें तो सार्थक अंक की संख्या नहीं बदलती, वो ज्यों की त्यों रहती है। तो ये एक चीज है। दूसरा क्या? किसी संख्या में दशमलव परिवर्तित करने पर, दशमलव का स्थान कर दो, दशमलव का स्थान बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती, नहीं बदलती, है ना। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो मेरे पास है 2.512 है, तो इसमें सार्थक अंक कितना होगा? इसमें सार्थक अंक कितना होगा? तो इसमें 1 2 3 4 4 होगा। यदि दशमलव को मैं चेंज कर दूं, इसका स्थान बदल दूं, मान लो 2 5 1.2 कर दूं, तो इसमें भी सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? 4 ही होगी, क्योंकि सार्थक अंक क्या है हम लोग का? अशून्य अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। ये भी अशून्य, ये भी अशून्य, ये भी अशून्य, ये भी अशून्य, चारों अशून्य है, तो सार्थक अंक की संख्या कितनी हो गई? 4। सेम प्रोसेस यहाँ भी आएगा, दशमलव कहीं भी रहे, चाहे आगे रहे चाहे पीछे रहे, अगर इसी को मैं 2 5.12 करूँ तो इसमें भी सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कहने का मतलब, यदि दशमलव का स्थान बदल देते हैं तब सार्थक अंक की संख्या नहीं बदलती, ये ज्यों की त्यों रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ठीक, तो ये 2.512 करो या कुछ भी करो, सब में सार्थक अंक का मान हम लोग का क्या होगा? सेम होगा। ठीक, समझ गए इतना? हाँ। अब उसके बाद तीसरा नियम देखो। तीसरा नियम क्या कहता है? दो अशून्य संख्याओं के बीच यदि कोई शून्य संख्या है, मेरे बात को समझना, दो अशून्य संख्याओं के बीच यदि कोई शून्य संख्या है तो उसको भी हम सार्थक अंक में गिनते हैं। समझे मेरा बात को? देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, दो अशून्य संख्या मतलब नॉन जीरो डिजिट, दो अशून्य संख्या के बीच यदि कोई शून्य हो, मतलब 0 नंबर हो, कोई शून्य अंक हो, तो उसे सार्थक अंक में गिना जाता है। उसे हम लोग सार्थक अंक में गिनते हैं। जैसे समझो एग्जाम्पल, जैसे 3.002 है, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या देखो, इसमें सार्थक अंक कितना होगा? 4। क्यों? दो अशून्य संख्या के बीच हम लोग का क्या है? शून्य है, तो सार्थक अंक गिनोगे। पहला एग्जाम्पल, पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, 5.012, तो इसमें सार्थक अंक कितना होगा? तो इसमें सार्थक अंक भी कितना होगा? 4। तीसरा, यदि 6.1502 है, तो इसमें सार्थक अंक कितना होगा? तो इसमें होगा हम लोग का कितना? 5। क्यों? दो अशून्य संख्या के बीच हम लोग का शून्य संख्या है या शून्य अंक है, तो इसमें भी हम लोग का सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। क्लियर है इतना चीज? समझ आया? चलिए इसको नोट करिए, आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, नोट करिए। चलिए हो गया ये चीज। चलिए अब आगे देखिए, कितना हो गया? 3 हो गया। चौथा देखते हैं। चलिए अब समझिए चौथा क्वेश्चन, चौथा हम लोग का
अशून्य संख्या के बाईं ओर, मतलब जो शुरू में जो आएगा, अशून्य संख्या के पहले जो आएगा उसको हम लोग सार्थक अंक में नहीं गिनते, है ना, उसको हम लोग सार्थक अंक में नहीं गिनते। जैसे मान लो मेरे पास है 0.001 है, तो इसमें सार्थक अंक कितना होगा? पहला एग्जाम्पल देखो, इसमें सार्थक अंक कितना होगा? 1। क्यों? क्योंकि अशून्य संख्या के बाईं ओर, अशून्य संख्या के बाईं ओर जितने भी हम लोग का होगा 0, उसको हम लोग सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। दूसरा देख लो, मान लो मेरे पास 0.815 है, तो इसमें सार्थक अंक कितना होगा? इसमें सार्थक अंक कितना होगा? 3 होगा। 8150 तो हमारा छूट गया। तीसरा देख लो, मान लो मेरे पास है 0.0081, तो इसमें सार्थक अंक कितना होगा? तो इसमें सार्थक अंक कितना होगा? 4 होगा। क्यों? अशून्य संख्या के बाईं ओर, मतलब ऐसा समझ सकते हो अशून्य संख्या के सामने आगे साइड जो भी आएगा उसको हम लोग सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। और पांचवा इसी से रिलेटेड आएगा कि अशून्य संख्या के दाईं ओर के शून्य को सार्थक अंक में गिना जाता है, उसको सार्थक अंक में गिना जाता है। ठीक, सार्थक अंक में गिना जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, इसमें भी बिना एग्जाम्पल के थोड़ी समझेंगे। पहला एग्जाम्पल देख लो इसमें, जैसे मान लो मेरे पास है 8.1520, तो इसमें सार्थक अंक कितना होगा? तो इसमें सार्थक अंक कितना होगा? 3 2 5 5 होगा। क्यों? क्योंकि अशून्य संख्या के दाईं ओर, मतलब अंत में अगर 0 आता है तो उसको हम लोग को लेना ही लेना है। ये बात अपने दिमाग में बांध लो। दूसरा देख लो, ले लो 8.1020, इसमें सार्थक अंक कितना होगा? तो 2 2 4 1 5, इसमें भी 5 होगा। अच्छा, अब इसमें देखते हैं हम लोग, मान लो 0.00810, इसमें सार्थक अंक कितना होगा? बताओ, चलो गेस करो, बताओ इसमें सार्थक अंक कितना होगा? हाँ, इसमें सार्थक अंक कितना होगा? 3 होगा। 3 क्यों होगा? क्योंकि अशून्य संख्या के बाईं ओर का शून्य हमारा गिनाता नहीं, तो यहां से यहां तक का तो हमारा गिनाएगा ही नहीं, खत्म। बचा कितना? 1 2, और अशून्य संख्या के दाईं ओर मतलब अंत का गिनाता है, तो 1 2 3, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। क्लियर हो गया इतना चीज? समझ आया सबको? कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताओ, देखो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बढ़े आगे। इसी में एक राज का बात है है ना, इसमें एक राज का बात है, उसको और बताता हूं। देखो, अब राज का बात क्या है? अब देखो, इसके अंदर एक राज का बात है जो किसी को नहीं बताना है ना, किसी को नहीं बताना है, मतलब किसी को भी नहीं बताना है, तुमको भी नहीं बताऊंगा, जाओ चलो बता दे रहा हूं। छठवा देखो, हम लोग क्या पढ़े? अशून्य संख्या के दाईं ओर शून्य को सार्थक अंक में गिनते हैं, लेकिन इसमें भी कंडीशन है। कब गिनते हैं? जब ये दशमलव वाला हो, और अगर ये दशमलव नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं गिनेंगे। तो देखो, हम लोग इसमें कहेंगे यदि संख्या दशमलव रहित हो, यदि संख्या कैसी हो? दशमलव रहित, मतलब दशमलव ना हो, तो उसके दाईं ओर के शून्य को सार्थक अंक में नहीं गिनते ना बाबा, नहीं गिनते। तो उसके दाईं ओर के शून्य को सार्थक अंक में नहीं गिनते। नहीं गिनते। अब सर एग्जाम्पल बताओ, तो देखो एग्जाम्पल, पहला 3200, इसमें सार्थक अंक कितना होगा? तो मोर बाबा हो, एमा सार्थक अंक 2 ठा होई काबा, एला काबा गिनिया। अगर यहीं पर ऐसे होता, कैसे? ऐसे,
तो ऐसे होता तो गिनते। क्यों गिनते? क्योंकि ये दशमलव है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दशमलव रहित, तो दशमलव रहित होगा तो दशमलव को मिटा दो, तो दशमलव रहित रहेगा तो 3200 में सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। समझे? हाँ, समझ आ गया ना सबको? और लिख लो एग्जाम्पल, मैं सब दिखा दा। 18052 0, इसमें सार्थक अंक कितना होगा? तो इसमें सार्थक अंक होगा 5। क्यों ये 0 गिनोगे ना, क्योंकि दो अशून्य संख्या के बीच में अगर शून्य होता है तो गिनाता है सार्थक अंक, पहला या दूसरा नियम है। लेकिन यहां से इधर का नहीं गिनाएगा। क्योंकि दशमलव रहित है, तो इसके दाईं ओर का नहीं गिनाएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया। सबको समझ आया? इतना चीज क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट या कहीं पर कोई दिक्कत हो तो देख लो, पूछ लो। समझे? हाँ, अब देखो 7वां क्वेश्चन। अब इसमें भी राज है। देखो, राज का राज और राज का एक और राज। इतना तो तुम लोग राज पिक्चर नहीं देखे होगे जितना यहां पर राज निकल रहा है। है ना? तो सब राज समझो। यदि संख्या दशमलव रहित हो तो उसके दाईं ओर के शून्य को सार्थक अंक में नहीं गिनते। यदि संख्या कैसी हो? दशमलव रहित हो तो। लेकिन कब गिनते हैं? जब किसी वस्तु को मापते हैं तो मापने से जो हमको प्राप्त होता है, मेरे बात को समझो, मापने से जो प्राप्त होता है उसको हम लोग गिनेंगे। जैसे देखो, इसमें मैं नियम लिखवा दे रहा हूं। यदि कोई दशमलव रहित संख्या मापने से प्राप्त हुई हो तो संख्या के दाईं ओर के शून्य को सार्थक अंक में गिना जाता है। सार्थक अंक में गिना जाता है। जैसे एग्जाम्पल 200 मीटर। अब 200 मीटर में सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? तो इसमें सार्थक अंक कितना होगा? 3। क्योंकि मापने से प्राप्त हुआ है। मेरा वजन है इतना, मान के चलो, तो इसमें सार्थक अंक कितना होगा? इसमें 4 होगा। मान लो किसी चीज को नाप दिए, वो 1500 मीटर आ गया, तो इसमें सार्थक अंक कितना होगा? 4। क्योंकि मापने से प्राप्त हो रहा है बच्चा लोगों। अब मापने से प्राप्त होगा तो हमारा क्या होगा? क्या होगा? हाँ, वो हम लोग का गिनाएगा सार्थक अंक में। समझो। अब फिर एक राज ये था, अशून्य संख्या के दाईं ओर के शून्य को सार्थक अंक में गिना जाता है, गिन दिए। अब उसके बाद बोले सर मजा नहीं आया, थोड़ा सा और इसको डिफाइन करो। तो हम इसको और डिफाइन कर दिए कि यदि संख्या दशमलव रहित है, मतलब दशमलव ही नहीं है उस संख्या में, तो जब दशमलव ही नहीं है तो उसके दाईं ओर जो आखिरी में जो शून्य आएगा उसको हम नहीं गिनेंगे। मतलब 3200 में सार्थक अंक कितना? 2। इसमें सार्थक अंक कितना? 5। अब तुम लोग बोले सर इसको और थोड़ा फैला दो, और फैला के बताओ। हम और फैला के बता दिए। क्या मतलब? यदि कोई दशमलव रहित संख्या है लेकिन वो मापने से प्राप्त हुई है, किसी भी चीज को लंबाई को माप दिए, चौड़ाई को माप दिए, ऊंचाई को माप दिए, वजन माप दिए, तो उसमें जो संख्या आ रहा है तो दशमलव संख्या के बाद वाला जो रहेगा अंत में 0 दाईं ओर, उसको भी हमको गिनना है, वो भी हमारा सार्थक अंक में आएगा। समझे इसको? सबको समझ आया इसमें? कोई दिक्कत? हाँ, चलिए इसको नोट करिए। सार्थक अंक इतना कंप्लीट है, उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, है ना? नोट करिए इसको। चलिए हो गया। अब अगला हेडिंग डालिए, सार्थक अंकों की गणना कैसे कैसे करते हैं उसको हेडिंग डालिए। उससे पहले थोड़ा सा बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद करेंगे। हेडिंग डालिए। चलिए अब देखो सार्थक अंकों की गणना। इससे पहले हम लोग संख्याओं का या सार्थक अंकों का निकटतन देखते हैं, है ना? संख्याओं का निकटतन मतलब अगर जैसे हम लोग के पास मान लो है कोई संख्या 2.15 ऐसे करके, अब हमारे पास 3 सार्थक अंक है, 3 सार्थक अंक।
अब हमको इसको दो सार्थक अंक लेना है तो लास्ट वाली संख्या को हमको छोड़ना पड़ता है। तो हम लोग छोड़ते हैं, जैसे कभी कभी ऐसे आता है ना 12.583 7 ऐसे करके हम लोग दशमलव के 2 तक शुद्ध ले लेते हैं, 12.58 ऐसे करके इन दोनों को छोड़ देते हैं। तो छोड़ने पर उसके मान में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हम लोग को देखना है ना, क्या क्या फर्क पड़ेगा, इफेक्ट है उसको। अब समझो पहला कंडीशन इसी में निकटतम के लिए है ना, सार्थक अंक के निकटतम के लिए पहला कंडीशन देखते हैं। यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से बड़ा है तो उसके आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, है ना। पहला नियम क्या है, यदि यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से बड़ा है तो आगे वाली संख्या में हम लोग क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। ठीक, यदि छोड़े जाने वाला जो अंक है वो 5 से बड़ा है तो हम लोग उसके जो छोड़ रहे हैं अंक उसके आगे वाली संख्या में क्या कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो, ऐसे में तो समझोगे नहीं, एग्जाम्पल जरूरी है तुम्हारे लिए। जैसे मान लो मेरे पास है 2.5817। अब इसमें मेरे को छोड़ा जाने वाला अंक 7 है, मेरे को 7 को छोड़ना है, समझो इसको छोड़ना है। तो मैं क्या करूंगा, 2.581। अब छोड़ा जाने वाला अंक क्या है, 7, और ये 7 5 से क्या है, बड़ा है, तो आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे। तो 7 बड़ा है तो इसको छोड़ोगे तो आगे वाली संख्या 1, इसमें 1 और जोड़ दोगे तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब देखो 5 अंकों वाला सार्थक अंक को हम लोग किस में बदले, 4 अंकों वाला सार्थक अंक में। अंक को कम करोगे सार्थक अंक का तो ऐसे ही होता है। अगला देख लो दूसरा, मान लो 2.381 या कुछ भी ले लो, इसी चीज को कहा ले, 5.858 है। अब इसमें छोड़ा जाने वाला अंक क्या है, 1, 8 लास्ट को छोड़ रहे हैं, तो लास्ट को छोड़ रहे हैं तो लास्ट के पहले वाले में 1 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5.8, 5 के जगह में क्या हो जाएगा, 6। और ले लो तीसरा 7.8319। अब छोड़ा जाने वाला अंक 9, तो 9 5 से बड़ा है तो इसके आगे वाले संख्या हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 7.832। समझे, एक नियम ये हो गया। दूसरा नियम देख लो, दूसरा नियम इसी में, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से बड़ा है तब तो हो गया, और 5 से छोटा हो तो क्या होगा, उसको भी देख लो। यदि छोड़ा जाने वाला अंक, यदि छोड़ा जाने वाला अंक जो है वो 5 से छोटा हो, 5 से कैसा हो, छोटा हो, तो आगे वाली संख्या, आगे वाली संख्या क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। आगे वाली संख्या कैसी होती है, अपरिवर्तित, कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे इतना में आ जाएगा, हाँ एग्जाम्पल देख लो, हम दिखाने के लिए तैयार हैं तो तुम देख लो। पहला देख लो 26.2185 83 कर दो। इसमें देखो छोड़ा जाने वाला अंक कौन सा है, 3। ये 3 जो है 5 से क्या है, छोटा है, तो जब 3 को छोड़ोगे तो मान में कोई फर्क नहीं रहेगा, वो हो जाएगा 26.218। ऐसा लगेगा हम लोग खाली 3 को छोड़ दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। दूसरा देख लो, मान लो 5.18312, छोड़ा जाने वाला अंक क्या है, 2, तो 2 को छोड़ दिए, 5 से छोटा है, कोई फर्क नहीं, जो कहते हो 5.1831। तीसरा देख लो, मान लो मेरे पास है 288.14, छोड़ा जाने वाला अंक क्या, 4, लास्ट वाला छोड़ रहे हैं, 4 छोड़ रहा है तो वो क्या है हम लोग का, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो हम लोग का क्या होगा, 288.1। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया, कहीं पर कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई पीड़ा ये 4 चीजें अगर हो तो इससे रिलेटेड तो हमारे पास आए, अगर अन्य रिलेटेड है तो डॉक्टर के पास जाए। अब आगे देखिए, छोड़ा जाने वाला अंक 5 से छोटा है
अब समझो, हम लोग दो नियम देखें। एक, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से बड़ा है तो क्या होगा, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से छोटा है तो क्या होगा। लेकिन क्या हो अगर छोड़ा जाने वाला अंक 5 ही हो, ना 5 से बड़ा हो ना 5 से छोटा हो, 5 के बराबर हो, तब क्या करेंगे। ए दादा, तब तो भारी समस्या आगे सर, अब कैसे करबो। तो उसका भी नियम है हमारा फिजिक्स में। अब समझो तीसरा क्या है, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 हो तो हम लोग देखते हैं कि 5 के पहले वाली संख्या सम है कि विषम है। अगर सम है तो मान में कोई फर्क नहीं, विषम है तो फिर एक जोड़ देंगे। ये तीसरा तो कंडीशन है, इसके बाद तो और है नहीं। तो समझो तीसरा, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो तीसरा में पहला आएगा छोड़ने वाले अंक या छोड़ने वाला अंक सम हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि छोड़े जाने वाला अंक, ऐसे नहीं, यदि छोड़े जाने वाला अंक के आगे सम संख्या हो, थोड़ा सा जमा के लिख रहा हूं, रुको। छोड़े जाने वाले अंक के सामने सम संख्या हो, सम संख्या हो तो अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित होगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि छोड़ रहे हैं जो अंक 5 उसके आगे सम है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चुपचाप उसको छोड़ दो, बाकी जो बचा उसको चुपचाप उतार दो। जैसे देखो एग्जाम्पल, पहला मान लो 287.132 ऐसे है। अब 5 के सामने वाली संख्या क्या है, 2, मतलब सम है। तो 5 को छोड़ रहे हैं तो सामने वाली संख्या देखोगे, सामने वाली संख्या सम है, सम है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चुपचाप 5 को छोड़ दो, बाकी को लिख दो। तो 287.132। क्लियर है इतना चीज। दूसरा देख लो, यदि 87.165 है तो इसमें क्या होगा, 5 को छोड़ रहा है, 5 के आगे सम है तो जो कहते हो लिख दो, 87.16, 5 हमारा छुड़ गया। लेकिन ये अगर विषम हो तो क्या होगा, तो विषम हो तो फिर यही करना है, एक जोड़ देना है। तो इसमें भी दूसरा कंडीशन आएगा। दूसरा कंडीशन क्या, यदि छोड़ा जाने वाला अंक, छोड़े जाने वाले अंक के आगे या अंक के सामने कर सकते हो या अंक के आगे, इसको भी आगे कर दो, कैसा हो, विषम हो, तो छोड़ने वाले अंक के पहले अंक के पहले संख्या में एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं। जैसे इसमें भी एग्जाम्पल देख लो, जरूरी है एग्जाम्पल हमारे लिए। पहला मान लो हम लोग छोड़ रहे हैं 28.75। अब देखो इसमें 5 को छोड़ रहे हैं, 5 के सामने कैसा है, विषम है, विषम है मतलब जो छोड़ रहे हैं उसके आगे में एक जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 28.8। दूसरा देख लो, मान लो 21.8525, या ऐसे है, समझो एक मस्त मजेदार ऐसा है, 5 छोड़ रहे हैं, छोड़े जाने वाला अंक क्या है, सामने क्या है, विषम है, तो ये हो जाएगा 21.86। ठीक, ये था हम लोग का। तो इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं सार्थक अंकों का गणना। ठीक, इसको नोट करिए, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए अब आगे देखिए।
पहला हम लोग देखते हैं जोड़ में, सार्थक अंकों की गणना जोड़ में। तो जोड़ में मान लो कोई संख्या हम लोग ले लेते हैं 2 3, मतलब मैं लेता हूँ 28.751 और ले लेता हूँ 30.512 और ले लेता हूँ 3.21 और ले लेता हूँ 4.5। इतना को मान लो जोड़ते हैं। अब जोड़ दो, 2 और 1 3, 5 और 1 6 और 1 7, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 2 19 का 9 हासिल आया 1। अब समझो 8 1 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16 का 6 हासिल आया 1, 3 2 5 और 1 6। अब दशमलव है, दशमलव डाल दो। समझे इतना? नहीं है तो ऐसे समझो, यहाँ 0 डाल देना, संख्या संख्या सीध में है उसका कर देना। अब समझो, क्या इतना हम लोग का आ गया? नहीं, इसका हम लोग को सार्थक अंक के रूप में लिखना है, सार्थक अंक के रूप में। तो सार्थक अंक के रूप में कैसे लिखेंगे? तो जो हम लोग जोड़ कर रहे हैं, समझो जो हम लोग जोड़ कर रहे हैं, इस जोड़ने वाली संख्या में जितना कम सार्थक अंक होगा उसी को लेना है। तो सबसे कम सार्थक अंक इसमें है, इसमें है 2, इसमें तो 3 है, इसमें और ज़्यादा है, इसमें और ज़्यादा है। तो दशमलव के बाद एक संख्या तक हमको शुद्ध लेना है, दशमलव के बाद एक संख्या तक। तो हमको छोड़ना किसको है? ये दोनों को। तो 3 को तो छोड़ दिए, 7 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 को छोड़ोगे तो कैसा होगा? देखो, जब 7 को छोड़ोगे तो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो आगे वाली संख्या में 1 जुड़ जाएगा, तो इसमें 1 जुड़ जाएगा। तो ये 7 में से ये 1 जुड़ेगा, इसको हटाओगे तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। तो 10 का 0 हासिल आएगा इसमें, और 66 है वो 1 कितना हो जाएगा? 67। तो ये हो जाएगा 67.0। ठीक, तो यही याद रखना, जिसमें कम संख्या होगा दशमलव के बाद वही इतना ही हमको लाना है सार्थक अंक के रूप में। क्लियर है? इतना चीज सबको समझ आया? और यही प्रोसेस सेम घटाव के लिए होगा। देखो, घटाव के लिए भी मैं बता दे रहा हूं। घटाव के लिए देख लो हम लोग का दूसरा, इसी में बता दे रहा हूं साथ में, उसके बाद इसको क्लियर करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या है 25.81 माइनस 20.3, ऐसे करके है, कुछ नहीं मतलब 0 ले लो। 8 1 में से अभी के लिए फिलहाल या ऐसे ही समझो, चलो 1 का 1 बच गया, 8 में से 3 गया तो कितना बचा? 5। दशमलव 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 2 में से 2 गया तो 0। अब इसमें सार्थक अंक देखेंगे, सार्थक अंक के रूप में लिखोगे तो 5 को छोड़ो, 5 का 5 ही रहेगा, 0 छोड़ दो क्योंकि इधर का तो हमारा गिनाता नहीं है। अब इसमें देखो कौन सा हम लोग को लेना है? दशमलव के बाद एक संख्या, तो एक संख्या तक ही लेना है, क्योंकि जो जोड़ घटाव में सबसे कम रहता है उसी को लेते हैं। दशमलव के बाद ये एक संख्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या, तो एक संख्या तक का लेना है। तो एक संख्या तक का लोगे, छोड़ा जाने वाला अंक कौन सा है? 1, जो 5 से छोटा है, तो इसके आगे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मान अपरिवर्तित। तो 5 दशमलव कितना रहेगा? 5। तो ये होता है हम लोग का सार्थक अंकों का गणना, जोड़ घटाव। गुणा भाग भी होता है, लेकिन गुणा भाग हम लोग का इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली नियम याद रखो, नियम से हम लोग का बहुत कुछ बन जाएगा। समझे इसको? हाँ, तो नियम हम लोग का याद रखो, नियम से सब कुछ बनता है, उसके आगे हम लोग का कुछ नहीं है। बस उतना डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा नहीं। उसके बाद आज के लिए इतना ही देखो, फिर कल हम लोग देखेंगे सरल रेखा में गति, अगला। ठीक, तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम लोग कल पढ़ते हैं सरल रेखा में गति। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर और सायोनारा। चलिए नोट करिए इसको।